गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक, जिन्होंने एक वादा किया था और वादा आज पूरा कर दिया है। क्या? लड्डू पीला कलर। ओह अच्छा, हाँ मैंने कहा था कि मैं लड्डू पीला कलर पहनूंगी मंडे को और मैंने पहना। जबरदस्त जी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके। अब तो वैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब ये जुमला नहीं सुनना, जितना ये ज्यादा सुन के। वैसे ऐसे ही होता है कि ट्रेंडिंग पे कोई भी चीज चल रही होती है वो इतनी ट्रेंड करनी शुरू कर देती है, कोई वो सॉन्ग भी क्यों ना हो। बिल्कुल। और उसके बाद लोग कह रहे होते हैं कि बस प्लीज अब हमने इसका नाम नहीं सुना। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज, प्रोग्राम का आगाज करते हैं उन लोगों की बात करके जो आ रहे हैं वापस, यानी कौमी क्रिकेट टीम की बात मैं कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद भारत से उनकी वतन वापसी की बात करते हैं। रात गए कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है वो पहुंचा था। कोलकाता से बरास्ता दुबई वो लाहौर पहुंचे थे। और बाबर आजम जब पहुंचे एयरपोर्ट तो लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, सेल्फीज बनाई। लेकिन इसके साथ अगर हम दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो ज़ाहिर प्लान आ रहा है उनसे मुतालिक भी कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। तो अभी चंद लम्हात पहले शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक और सलमान अली आगा भी पहुंचे हैं। अब कोई पहुंचेगा लाहौर, कोई पहुंचेगा सियालकोट। ज़रा भारत में मौजूद थे, लेकिन एक हमारे प्लेयर हैं जो कि अभी वापस नहीं आ रहे, हसन अली। वो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा डिले से वापस आऊंगा, ससुराल रुके होंगे ना, वो अपने ससुराल जा रहे हैं। 22 नवंबर को वतन वापस वो आएंगे। उन्होंने कहा टूर जो है वो रायगा नहीं जाने देना, वेस्ट नहीं करना। ऑब्वियसली तो अपनी छुट्टियां थोड़ी सी मना के आए, अच्छी बात है, किसी का तो फायदा हो रहा है। जब इतना बड़ा इवेंट आप खेलने जाते हैं तो ज़ाहिर है उसकी एक अमाउंट भी आपको मिलती है ना। तो अमाउंट कहीं लगानी भी तो होती है, तो वो लगा रहे हैं, अच्छी बात है। एनीवेज, ये तो चले सेल्फीज की बात हमने की, वापसी की बात की, लेकिन अब जरा बात करते हैं जो मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम हमारे शाहीन हुए, उनकी बात करें। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर शोबे में बुरी तरह से नाकाम रहे। वर्ल्ड कप से कबल अगर हम वनडे की नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाली टीम की बात करें, कौम की उम्मीदों पर पानी फेरा, कोई कसर नहीं छोड़ी। मेगा इवेंट में सिर्फ 4 मैचेस जीत सकी हमारी टीम, 5 में से उसे जो है 5 में शिकस्त हुई है। और मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है और बाबर आजम की जो कप्तानी है, इस पर शदीद तनकीद हो रही है और टीम में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो दीगर इवेंट्स आएंगे उसमें हमने क्या करना है कि ये तो चलो जो होना था वो हो गया, इसमें भी क्या होगा, ब्लेम गेम होगी। वो कहेगा उसने किया, वो कहेगा इसने किया, ये इसने उसने किसने, ये चक्कर तो चलता रहेगा। और शोएब, टीम ने तो जाहिर है, देखिए टीम ने जो करना है वो तो करना है, लेकिन उसके पीछे क्या होता रहा है वो भी सबके सामने है। कोई भी ऐसे मत समझे कि सारा ब्लेम जो है वो टीम पर डाल दिया जाएगा, कप्तान पर डाल दिया जाएगा। जाहिर है कैप्टन की भी गलतियां अपनी जगह पर होंगी, टीम की भी अपनी गलतियां अपनी जगह पर है कि जैसी मर्जी सिचुएशन चल रही थी उनको खेलना था, क्योंकि उस वक्त वो उस मैदान में थे और उन्हें खेलना था। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने तनकीद कर दी और पीछे क्या चल रहा था। लेकिन हाँ, इन चीजों का इम्पैक्ट जरूर होता है कि आपने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी, मजीद चैलेंजिंग बना दिया उस पूरे टूर्नामेंट को, पूरी टीम के लिए। वो हमारी पीसीबी है। बिल्कुल ऐसे चैलेंज, इस पर डिटेल से हम आगे चलकर आज बात भी करेंगे। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। एक जुमला सिर्फ लाहौर से मुताल्लिक की छुट्टियां हो गई, खत्म चुके हैं। स्मॉग में वैसे कमी भी थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी कमी आई है, अभी भी तीसरे नंबर पे है जी। पहले पे था, अब तीसरे पे आ गया लाहौर। तो छुट्टियां बहरहाल दी गई थी, उन छुट्टियों का क्या इम्पैक्ट है इस पर भी बात होगी। लेकिन मौसम पूरे मुल्क का कैसा है अभी बताते जी। मौसम पूरे मुल्क का कैसा है, इस्लामाबाद की बात करेंगे सबसे पहले। इस्लामाबाद में कम से कम 11 ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 13 ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 18 ज़्यादा 33। इसके अलावा पेशावर की बात करें, कम से कम 12 ज़्यादा 26। कोयटा में कम से कम 3 ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर जगह पर सूरज चमक रहा है। कराची में बादल छाए हुए हैं। शोएब, क्या बात है, कराची चलें? नहीं, इधर भी बादल आ जाएंगे, आप रहने दें। और वैसे अब जो मौसम सर्दी की तरफ जा रहा होगा, बादलों से लोग दूर ही भाग रहे होंगे, जैसे धूप है वहां पर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली खबर सबीन आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस होगी। अच्छा, क्योंकि आपको पिंक कलर पसंद है। मुझे पिंक कलर पसंद है, बेतहाशा पसंद है आपको। पिंक कलर, पिंक तालाब देखा कभी आपने? नहीं। आज आपको दिखाते हैं जी। अमेरिका में एक तालाब है, इसका रंग अचानक जो है वो पिंक होना शुरू हो चुका है। और ये देखिए, जो इसे देख रहा है वो हैरत ज़दा हो रहा है। रियासत हवाई, इसमें ये एक मुनफरद तालाब है, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सारिफीन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका रंग अचानक कैसे तब्दील हो गया है। तमाम अमरीकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने कहा है कि तालाब में ये तब्दीली 2 हफ्ते कबल आई है और ये मुमकिन तौर पर खुश्क साली का नतीजा हो सकता है। ख्याल जाहिर किया गया है कि तालाब का रंग गुलाबी होने की जो वजह है
वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो ज़्यादा नमकीन पानी में पाया जाता है और बारिशों की वजह से तालाब का जो नमक है वो पानी में हल हो जाता है, लेकिन इस बार खुश्कसाली के बाइस ऐसा नहीं हो सका। अब तस्दीक ज़रा की जाएगी, इसके लिए पानी के नमूने लिए गए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में भेजे गए हैं ताकि जान सकें कि इतना ज्यादा गुलाबी रंग ये कैसे तो ये तो खुशखबरी नहीं थी। वैसे हमें देख के कलर बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक नया कारनामा हो गया, एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है। वैसे देखें शॉकिंग पिंक कलर हो गया। वैसे वाकई हैरान कुन बात है, पहली मरतबा जिस तरह लोग देख रहे हैं इसको कि ये किस तरह हो गया, लेकिन अगेन ये बैक्टीरिया है और खुशहाली की जिस तरह उन्होंने बात की। खैर सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह थोड़ी होते हैं। हाँ ये बात भी है। वैसे तो इसको आप अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई जो है वो बताएगी कि कितना नुकसानदेह है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नाइजीरिया की बात करते हैं। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत से खबर है कि जहां पर एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर तैयारा एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। क्रैश लैंडिंग के दौरान तैयारा फिसल कर रनवे से उतर गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया और ये उसके विजुअल हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। ये नाइजीरिया के दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट बात है, लेकिन वो देखिए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक किसी बड़े नुकसान से, बड़े हादसे से बच गया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। ये तो हमने बात नाइजीरिया की थी। अब अमरीकी रियासत अलास्का की बात करते हैं। शफाफ झील दर्जा हरारत गिरने से जम गई है और झील पर मंचले जब पहुंचे तो उन्होंने खूब की स्केटिंग। कुदरती हुस्न का मुनफरद नज़ारा भी, कि आप ये देखें कितना प्यारा नज़ारा है एक तरह से, और स्केटिंग वो कर रही हैं और नीचे से जो नज़र आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ग्लास के ऊपर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट इनको डर नहीं लग रहा अगर देखा जाए। मतलब मुझे तो ये फोबिया होना शुरू हो जाए, डर लगना शुरू हो जाए कि अभी कहीं बर्फ टूट जाए और बंदा अंदर ना चला जाए। तो वापस निकल आएंगे ना? खौफ होता है देखिए इस तरह का कुछ, लेकिन कितने मजे से लोग एंजॉय करते हैं हर तरह के मंजर को। और ये तो हमारे यहाँ भी अक्सर झीलों में हो जाता है, नॉर्थ में। हाँ। वो जमती हैं, जैसे खलती झील जम जाती है। सैफुल मलूक झील, सैफुल मलूक की अगर बात करें, अब वो पूरी तो नहीं जमती। अच्छा। लेकिन खलती झील है, बाकी कुछ झीलें हैं वो जम जाती हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल लोग स्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये अमेरिकी रियासत अलास्का में बहरहाल ये झील इस तरह से जमी है कि खूबसूरत सा ये मंजर है और मज़े से वो स्केटिंग कर रहे हैं। क्या बात है जी, जबरदस्त। अब लेकर चलते हैं आइसलैंड। यहाँ पर आतिश फिशां फटने का जो खतरा है वो मंडला रहा है और आतिश फिशां के जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसी तनाजुर में करीबी आबादी को खाली करा लिया गया कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। वैसे भी जब आतिश फिशां फटने की बात होती है उससे पहले के जो कुछ एक चेंजेस आती हैं आसपास, उसको एंटिसिपेट करते हुए ये सारे मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। ये देखें ज़लज़ले का आना और उससे कितनी तबाही हो गई है, सड़कें या जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुतासर हुआ, इसीलिए जो आसपास की आबादी है उसको खाली कराया गया है। अब बात हम गज़ा की करते हैं। गज़ा जहां पर इस्राएली हमले जारी हैं, अब गज़ा की सूरत हाल क्या है कि वहाँ के अस्पताल बंद होने लगे हैं। अल शिफा अस्पताल के बाद अल कुद्स अस्पताल भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद हैं। नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक है। नर्सरी में बच्चे और ICU में मरीज़ दम तोड़ने लगे हैं। इसराइली हमलों में तिबी हमले के मज़ीद 5 अफराद शहीद हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने अल शिफा अस्पताल से राबता मुनक़ता होने की तस्दीक की है। यूरोपीय यूनियन का मरीज़ों की अस्पताल से मुंतकिली के लिए जंग बंदी का मुतालबा भी सामने आया है। जब हम बात करते हैं इसराइली बमबारी की, जिस तरह से इस वक्त वो गज़ा में इसराइली टैंक्स मौजूद हैं और जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद है वो 11,000 से बढ़ गई है। यानी सिर्फ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ये बच्चों की जो शहीद होने की तादाद है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और हिलाल अहमर की गज़ा में फ़ौरी तिब्बी इमदाद की अपील भी सामने आई है। हमास का अस्पतालों पर हमलों के बाद इसराइल से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान भी इसी तनाजुर में सामने आया है। चूँकि ज़ाहिर एक बार कहा जा रहा था अस्पतालों को निशाना न बनाया जाए, ये कहा जा रहा था कि जो कुछ काफ़िले जो मूव करना चाहते हैं किसी एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट तक, उनको निशाना न बनाया जाए, लेकिन इसराइल मुसलसल उनको निशाना बना रहा है। और गज़ा की बात करें तो इसराइली बमबारी बरबरीत के दौरान जिस तरह फ़लस्तीनियों की हिम्मत और बहादुरी की जो वीडियोज़ हैं रोज़ाना तवज्जो का मरकज़ बनती हैं, ऐसी ही एक वीडियो और इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस भी सामने आ गई हैं जहां पर माएँ जो हैं वो हिम्मत नहीं हार रही हैं। और इसके अलावा बच्चों की अगर बात की जाए तो वो हिम्मत नहीं हार रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं और जाने पर, माइग्रेट करने पर वो मजबूर हो चुके हैं। और इसी तरह से गज़ा के अस्पतालों की जिस तरह आपने भी बात की, तो बमबारी रोकने के लिए एहतजाज के दौरान, क्योंकि डिफरेंट ममालिक में हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रही है, UK में अभी इसी तरह का एक एहतजाज हुआ है। वहीं पर बरतानवी डॉक्टर अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का
पैगाम पढ़कर रो पड़ी। डायरेक्टर के लिए दिलखराश मैसेज जो सामने आया वो पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पैगाम में क्योंकि ये लिखा था कि हम मेडिकल स्टाफ ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं रह सकते, हो सकता है सुबह तक हम सब मारे जाएं। हम यहाँ कत्ल नहीं होना चाहते, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। बराए मेहरबानी आप लोग हमारे लिए कुछ करें, अपनी हुकूमत से बात करें और आलमी इदारों से कहें कि मदद के लिए सामने आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के दफ्तर के बाहर यह एहतजाज हुआ है जहाँ पर डॉक्टर्स ने जगबंदी का मुतालबा करते हुए भरपूर नारे भी लगाए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बमबारी रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया है। ऋषि सुनाक से मुतालबा किया जा रहा है कि जंग बंदी के लिए वो अपना रोल अदा कर सके। इसी तरह हर मुल्क में हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है, अपनी अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना रोल प्ले करें, आलमी इदारे रोल प्ले करें। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक नई आईनी तरमीम का खाका पेश कर दिया जिसमें मकामी हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात यकीनी बनाने के नकात शामिल हैं। दोनों जमातों ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क का आइन अवाम दोस्त होना चाहिए, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब दोनों पार्टीज की कुर्बतें तेजी से बढ़ रही हैं और उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। ताहम पहले मिलकर इलेक्शन लड़ने, फिर सीट एडजस्टमेंट और अब सिंध में अवामी उमंगों पर पूरा उतरने के लिए इत्तेहाद जैसे बयानात पर इक्तफा करने ने उलझन की कैफियत पैदा कर दी है कि असल में ये करना क्या चाहते हैं। और इन अहम सियासी पेशरफ्तों की जब हम बात करते हैं तो सिंध की बड़ी पार्टी यानी जैसा हम देख रहे हैं हालिया दिनों में या फॉर दैट मैटर बल्दियाती इंतखाबात में देखते हैं जिस तरह कराची में जमात इस्लामी का रोल रहा है, तो जमात इस्लामी इसको किस नज़र से देखती है इस पर बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब ये PMLN की जो कुर्बतें बढ़ रही हैं वो MQM से भी बढ़ रही हैं, वो JUI से भी बढ़ रही हैं, वो फंक्शनल लीग से भी बढ़ रही हैं, अभी उसके बाद बलूचिस्तान की तरफ भी उनका रुख हो रहा है। आपकी नज़र में ये जो मामलात इतने ज़्यादा आसान होते चले जा रहे हैं नून लीग के लिए, उस इत्तेहाद के लिए, इससे फ़ायदा भी होगा? अच्छा, शुक्रिया बहुत शुएब और समीन। देखें ये जो कुर्बतें ये फासले कब थे? पिछले जो रिजीम चेंज के मौके पर कीमत लगवाई थी MQM ने, कराची को फिर बेचा था अपने मफादात के लिए, तो उस वक्त तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI ये सब एक ही रिजीम थी ना, जिसने जो है वो हुकूमत तब्दील करवाई थी और फिर उसके बाद वो मुसलसल इक़्तिदार में थे। तो ये फासला कहाँ था कि जिसको आप कहें कि अब कुर्बतों में बदल गया? ये सब एक हैं और मैं तो कहूँ पीपल्स पार्टी भी एक ही है। ये तो नूरा कुश्ती होती है हर इलेक्शन से पहले। हम तो 35-40 साल से कराची, हैदराबाद और सिंध की सियासत में यही देखते हुए आ रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा तो आपको अभी भी लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी भी इकट्ठे नजर आते हैं आपको? चूंकि बयानात दोनों तरफ से बहुत तेज आते हैं, फिर भी आपको लगता है इकट्ठे हैं? इकट्ठे हैं भाई। ये अलग कब होते हैं ये लोग? ये तो सिर्फ इलेक्शन से पहले अपने अपने जो इनका ख्याल होता है कि इनके जो वोटर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का एक अमल होता है। उसके बाद तो सब मिलजुल कर ही सारे काम चलते हैं। और स्पेशली MQM का जो मामला है, MQM तो देखती है उसके लोगों को इक़्तिदार कहाँ मिलना है। कराची के अवाम जाए भाड़ में, कराची का कुछ भी ना बने। अब ये बताइए कि जिस आईनी पैकेज की बात हो रही है, ये जिस तरह की तरामीम की बात हो रही है, ये किसी ने रोका हुआ था इनको? ये पिछली PTI की हुकूमत में भी शामिल थे, विफाक में। लेकिन हाफिज साहब ये जो आप अभी बता रहे हैं कि पार्टी के साथ 2000 जी आप जो बता रहे हैं कि मिलकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है, लेकिन बयानात को सामने रखे तो ये बात इस तरह से उस तरह से तो नहीं आ रही है जिस तरह से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म उनका होगा, वो नून लीग का नहीं बनने देंगे, और नून लीग ये कहती है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। तो ये तो काफ़ी तल्ख बयानात थे और प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। ये आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी है ये? देखिए, आप अगर देखिए बयानात का मसला नहीं है, होता क्या है, इन्होंने मिलकर ही पिछली हुकूमत बनाई ना, विफाक में भी दोनों शामिल थे। अचानक से क्या हुआ है कि ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए? कौन सी ऐसी चीज पैदा हो गई जिसके नतीजे में ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए? सिवाय इसके कि इन जमातों के लोगों का ख्याल ये हो कि मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है लूट मार में, दूसरी जमात कहती है कि लूट मार में मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, और MQM ये देखती है कि किस तरफ हवा का रुख जा रहा है, वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। लेकिन अमली तौर पर कराची की पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, हैदराबाद की पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, नून लीग का क्या लेना देना है कराची से? और नून लीग के MQM से मिलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? खुद MQM की क्या पोजीशन है इस वक्त? MQM को जितनी हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग,
और जितना इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम में उतनी ही गैर मकबूलियत हो रही है। अवाम अब एमक्यूएम से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो पूरी जान मार रहे हैं, इनको पैसे दिलवाए जा रहे हैं। अचानक से इनके पास बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैंपेन चलाने के पैसे आ गए। अभी पिछले दिनों रो रहे थे कि हमारे पास, हमें तो कोई चंदा नहीं देता, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया। तो हमारे मुल्क में जो कठपुतलियों का काम होता है, एमक्यूएम के पास इलेक्शन मुहिम के लिए पैसा कहां से आया? आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मैं सारी इत्तलात तो यहाँ नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि मुख्तलिफ लोगों से कहा जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं उन लोगों को कि ये पैसा उनका ज़ाया होने जा रहा है, इसलिए कि एमक्यूएम को लोग बिल्कुल भी अब वोट देना नहीं चाहते। कराची में जो यूथ हैं, जो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा हैं, वो एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं रखते। एमक्यूएम के पास उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, और जो बैगेज एमक्यूएम का है वो चोरी है, वो डाका है, वो भत्ता है, वो बल्दिया टाउन के 259 लोगों को जिंदा जला देना है, वो सौदेबाजी करना है, वो पीठ पे छुरा घोंपना है, वो मर्दमशुमारी में हमारे 9-10 सीटें खा जाना है, वो कोटा सिस्टम में कुछ नहीं करना है। तो इस बैगेज के साथ कौन उनका साथ देगा? तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं वो पछताएंगे बहुत बुरी तरह। अच्छा हाफिज साहब, अभी वैसे वो आवाम की बात करें, नून लीग एमक्यूएम दोनों की बात की जाए, दोनों ये कह रहे हैं कि मुल्क का जो आइन है वो आवाम दोस्त होना चाहिए, हुक्मरान दोस्त आइन के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, मतलब काम नहीं चल सकता इस तरह से। तो अब आपको क्या लगता है, ये भी क्या इलेक्शन स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? नहीं तो ये अभी भी पैदा होकर आए ये लोग। ओ भाई, 2/3 मेजोरिटी में आए थे 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद से लेकर मुसलसल ये लोग हुकूमतों में शामिल होते हैं। पीडीएम की जमातें जब थीं और इन्होंने धड़ाधड़ कानून साजी कर रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त ये कोई पैकेज लेकर आते ना, उससे पहले अपनी 2013 की हुकूमत में पैकेज लेकर आते। तो बात ये है कि कहना, और जाहिर अब क्या कहें, मतलब एमक्यूएम के पास और क्या है वो जो बात करे। तो वो कभी देखते हैं अच्छा चलो आईनी बात कर लेते हैं, फिर कराची की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो कराची की डेवलपमेंट में किसने रोका था? ये तो 16 महीने इक़्तिदार में रहे, एक ग्रीन लाइन को मुकम्मल नहीं कर सके जो अधूरी पड़ी हुई है, और अब कह रहे हैं हमने कराची की डेवलपमेंट पे बात की। पिछले दिनों जब हुकूमत चल रही तो खालिद मकबूल कह रहे थे हमारी बातें पूरी नहीं हो रही, हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। फिर डांट पड़ती है, एक टेलीफोन आता है, दोबारा से जाकर बैठ जाते हैं। तो जो इस तरह ऑफ करो, बटन खोल दो तो खुल जाए और बंद कर दो तो बंद कर जाए, वो कराची के लिए क्या करेंगे? इसलिए ये बिल्कुल अब एक्सपायर्ड लोग हैं, और ये सारे मिल जाएं। मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी को भी ये बाकायदा ज्वाइन करना चाहिए। ये नूरा कुश्ती खत्म करो, आओ अवाम का सामना करो, बताएंगे कराची के अवाम कि तुमने कराची के साथ क्या जुल्म किया है। और ये जो नून लीग को पेट में दर्द हुआ है, तो अभी तो मेयर के इंतखाब में उन्होंने वोट डाला है मेयर को। भाई 14 लोग थे ना इनके, जो भी इनके 6 इनडायरेक्ट थे, 8 वैसे थे। इन लोगों ने अभी तो पीपल्स पार्टी के कब्जा मेयर को वोट डाला है। तो वो तो बताएं कि ये बल्दिया में इनकी क्या हिकमत अमली है नून लीग की, जो इतना जबरदस्त मुकाबला हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। तो ये कराची की बल्दिया में ऐसा क्या हो गया है? उनको क्या दुनिया को नहीं पता कि ये कब्जा करके बने मेयर? तो पहला काम तो ये करे ना नून लीग के, वो 14 लोग तो अलग हो जाएं और आज आकर जरा बात तो करें हमसे कि भाई अब क्या करना है। अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं होना चाहिए, तो कब्जा मेयर है, ये तो करप्शन की है, मुमकिन है हाफिज साहब, ये मुमकिन है कि अगर नून लीग जिस तरह से बैनात देती है उस तरह से वाकई अगर अलहदगी इख्तियार कर ले पीपल्स पार्टी से, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात की जाए फिर आपसे, तो वाकई फिर ये मेयर वाला मामला अपसेट हो सकता है? भाई देखें ना, 14 नून लीग के हैं, 4 जेयूआई के हैं। अगर ये लोग उस वक्त देखें क्या हुआ था, 192 हमारे थे और 173 इनके थे, 30 बंदे इन्होंने उठवा लिए, तो बाकी रह गए 160 हमारे रह गए, 173 पीपल्स पार्टी के हो गए। 73 वाला जीत गया जैसे हम बार बार कह रहे हैं, और 92 वाला 192 वाला हार गया। अब 13 का ही फर्क था ना, तो 14 तो नून लीग के हैं। तो नून लीग अगर वाकईतन पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तो पहला काम तो इसको यही करना चाहिए ना, और अपनी साथ जो जेयूआई है उसको भी साथ ले लेना चाहिए। 18 तो ये मुमकिन है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह हमने विफाक में देखा हुकूमतों का तख्ता उलटते हुए, क्या ये बल्दियाती निजाम में भी होता है? मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, तहरीक अदम एतमाद होती है ना। अच्छा, होती है ना, वो तो अलग बात है कि हम तो जमात इस्लामी ने तो एक जो केस किया हुआ है उसमें तो वैसे भी जो मुर्तज़ा वहाब साहब का पूरा अमल था वो कानूनी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और वो जो इन्होंने तरमीम की थी ड्यूरिंग इलेक्शन, जो कि गैर कानूनी चीज़ है, वो हाई कोर्ट में पूरी तरह केस मौजूद है। अब उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है दोबारा। अब जैसे ही वो इतना ऑब्वियस केस है कि तो पूरा अमल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
मैं तो ये कह रहा हूँ लेकिन चले वो मामला तो अदालत में है, वो मामला तो अदालत में है, लेकिन अगर सिर्फ नून लीग ऐलान कर दे, उनका साथ छोड़ दे और हम एक वो कर लेते हैं, इसको एक फर्ज कर लेते हैं कि आपके साथ आ जाए, तो वाकई फिर वो मेयर बदल जाएगा। भाई आप बताएं ना, वो जो नंबर्स मैंने आपके सामने पेश कर दिए, बिल्कुल ये नंबर्स तो सामने हैं, 173 लेकिन उनके 160 हमारे थे ना, 30। लेकिन फिर ये सवाल तो उठता है ना हाफिज साहब, तो नून लीग अपनी पहली मोहब्बत का इजहार तो करे पीपल्स पार्टी से। जब नून लीग बाकी सबसे इतनी मोहब्बतों का इजहार कर रही है, तो आपके दरवाजे क्यों बंद है? आप लोग भी थोड़ी सी उनसे बातचीत कर लें, इतना इत्तेहाद बन ही रहा है तो आप लोगों को भी साथ शामिल कर लें। नहीं देखें, जब ये मौका आया था मेयर का तो हम उनके पास गए थे, हमने उन्हें सारी सूरत हाल बताई थी और उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को पसंद किया और उन्होंने कहा कि कराची की डेवलपमेंट के लिए उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी बहुत ज़रूरी थी। JUI ने भी यही समझा, साथ मिलकर नारे लगाए ये काउंसिल में और सब मिलकर साथ इकट्ठे हो गए। अब तो उनके हाथ में है कि वाकईतन अगर वो, मैं बात गलत कह रहा हूँ कि ये एक नहीं है, और अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ कि इनके होने से कुछ फ़ायदा नहीं, तो भाई पहला काम तो यही है ना, अगर नून लीग ये जेस्चर देती है तो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा हाफिज साहब, जरा फर्ज, एक और चीज जरा फर्ज कर लेते हैं कि अगर नून लीग और MQM मिल जाती हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, तो क्या फिर जमात इस्लामी को चैलेंज होगा उनके लिए बड़ा, और क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, जमात इस्लामी कराची की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और हमसे बहुत दूर जाकर, यानी पहले PTI और फिर उससे दूर जाकर पीपल्स पार्टी है। MQM को अगर थोड़ा सा भी होता ना कि हम कुछ जीत जाएंगे, तो वो कभी भी भागते नहीं आखिरी रात में। उन्होंने बायकॉट किया इसलिए कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि नून लीग कराची में एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिवाय चंद पॉकेट के जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए से और जोड़ तोड़ के जरिए से आगे बढ़ते हैं। बाकी जहां तक MQM का ताल्लुक है तो मेन स्ट्रीम शहर है, जिससे चले मैं बहुत वाजे कर दूं, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, महाजिर हैं, आप उनमें आप इस वक्त MQM के लिए कोई भी सर्वे कर लें, किसी भी एक नौजवान से गली मोहल्ले में पूछ लें क्या वो MQM को वोट दे सकता है, आपको पता चल जाएगा। फिर जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको माजी में MQM का कोई तजर्बा रहा है, तो जाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद अपने बानी के साथ है, इस MQM के साथ थोड़ी है। जो फैक्चुअल पोजीशन है और ज़ाहिर ये वाज़ेह भी हो जाएगी इंतखाबात में, और उसी पे हाफिज साहब, उसी आपने बार बार कहा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगी। बस एक जुमला दीजिएगा, क्या इस वक्त भी JI सोच रही है PTI के साथ इत्तेहाद का जनरल इलेक्शंस के लिए? देखें, इस वक्त तो जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि हम अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, और हर जमात को यह हासिल है कि वो अपने निशान और अपने मैसेज के साथ इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। कभी कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं इंडिविजुअल बुनियाद पर, उनसे आप करते हैं, और कभी पार्टियां किसी एक हिस्से में, किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट में एडजस्टमेंट कर लेती हैं, तो इसमें गुंजाइश मौजूद रहती है, PTI के साथ रहती है। लेकिन अभी हम अगर इस तरह की चीज़ में ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे तो कम से कम शहर कराची में, जिन्होंने तमाम तर अपनी वाबस्तगियों के बावजूद कराची में जमात इस्लामी को पर एतमाद किया है और करेंगे और कर रहे हैं, खासतौर पर यूथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कंफ्यूजन पैदा हो, इससे ठीक है, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, अपने निशान पर इंतखाबात लेंगे। हाफिज नेमर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात तकनीकी सतह से निकलकर पॉलिसी लेवल में दाखिल हो गए। बातचीत कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान $71 करोड़ की अगली किस्त वसूल कर लेगा। मुज़ाकरात में मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल होगा। ताम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जायजा मिशन पाकिस्तान से सख्त मुतालिबात कर सकता है। ये मुतालिबात क्या हो सकते हैं और अब तक की बातचीत में पाकिस्तानी टीमों को कितनी कामयाबी मिली है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, IMF के वफ्द का यहाँ पर होना, इन मुज़ाकरात का होना, जो दूसरी किस्त हमें मिलनी है उसके बाद जो बातें सामने आ रही कि अवाम को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवाम ने जितना खमियाजा भुगतना था वो भुगत लिया। बिजली की कीमतों के इजाफे की शक्ल में, गैस की कीमतों के इजाफे की शक्ल में, और जो टैक्सेस बढ़ाने की शक्ल में। अब मेरे ख्याल से जो है ना, बारी अब टेबल के उस पार वालों की आ गई है। अब वो जब मैं बोलता हूँ बारी अब टेबल के उस पार वालों की आ गई है, यही है, तो इसका मतलब ये कि वो जो बिजनेस शार्क्स थी, जो छोटी छोटी मछलियों को खा रही थी, उनकी तरफ रुख हो चुका है। और जो ये जायजा चल रहा है
अभी तक तो माशी अहदाफ के हिसाब से तो IMF मुतमईन है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपने माशी जैसे कहते हैं इशारियों में बेहतरी लाने के लिए अब IMF का जो फोकस हो चुका है वो हो चुका है रिटेल सेक्टर पे, यानी कि जिनकी दुकानदारी है, दुकानदारी करते हैं वो जी। फिर दूसरे नंबर पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, और तीसरे नंबर पे जो है ये रियल स्टेट। ये 3 सेक्टर्स जो हैं इन पे पाकिस्तान पे जो है ना लाइटली टैक्स है, ये टैक्स हो ही दे ही नहीं रहे। और ये वो सेक्टर हैं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में महंगाई का मरकज भी हैं और जिनकी वजह से महंगाई होती भी है और इनके ऊपर टैक्स छूट्स भी हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि दबाव इस तरफ आएगा। और जो ये फैसला मुजम्मिल साहब हम खुद ले रहे हैं या कि ये IMF की वजह से हम ले रहे हैं? बिलखुसूस अगर मैं रिटेल सेक्टर की बात करूं कि अगर जनवरी से इतलाक होकर कहा जा रहा है कि 100 से 200 अरब जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे, ये IMF के कहने पे हो रहा है या कि ये हम खुद अगर खुद कर रहे हैं पहले क्यों नहीं किया? फिर देखिए, अगर अभी नून लीग की हुकूमत होती तो रिटेल सेक्टर की बात ही ना करती वो, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो वो एग्रीकल्चर पे बात नहीं करती। शायद PTI की हुकूमत होती तो वो रियल स्टेट पे थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते, ठीक है। तो ये जो है ना इस वक्त हर सियासी जमात में कोई ना कोई इनकी लॉबिंग होती है। अब तो अब जैसे माशाल्लाह रियल स्टेट पे लगेगा तो हो सकता है कि आपके मीडिया चैनल्स की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स के मालिकान रियल स्टेट के बिजनेस से एफिलिएटेड हो चुके हैं। तो ये मेरे जैसे लोगों का एक ही ओपिनियन है कि जिसकी आमदनी काबिल टैक्स है उससे टैक्स लिया जाए, सीधी सी बात है। और मैं इस चीज का भी बड़ा हामी हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स की शरह ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको कम होना चाहिए, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले कि मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ तो चले 20 रुपए या 15 रुपए हुकूमत को दे रहा हूँ तो वो खुशी खुशी देगा। तो ज्यादा लोग टैक्स अदा करें, जाहिर है टैक्स ज्यादा होगा तो लोग रेजिस्ट करेंगे टैक्स देने के लिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, स्टॉक मार्केट की बात करें, वो अच्छा परफॉर्म, मतलब 56,000, ऐसा क्या हो रहा है? निगरान हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है? ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये लॉन्ग टर्म है? नहीं, देखिए, निगरान हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं ना उसका कंफर्ट मिल रहा है लोगों को। मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट में जो बड़े हिस्से थे उनकी जो मुश्किलात थी वो बिजली की कीमतें ना बढ़ाने से हो रही थी। उनको जो है उनकी जो जिस रकम पे वो जो बेचते थे बिजली, उनको हुकूमत रकम ही अदा कर रही थी। अब उनको उम्मीद हो गई है कि वो सर्कुलर डेट कम होगा। इसी तरह गैस की कीमतें, वो भी स्टॉक मार्केट की कंपनियों से मुंसलिक थी। फिर ये IMF रिव्यू पे लोगों को इत्मीनान ये, क्योंकि पहली दफा IMF जो है वक्त पे आया है, वरना पिछले 2 रिव्यूज आपको याद होंगे इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब के, तो IMF आता ही नहीं था। तो ये वक्त पे आके वक्त पे जाने की बात हो रही है। तो अभी जैसे आपने खुद कहा कि आज से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, तो 1 हफ्ते में टेक्निकल मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। इसका मतलब टेक्निकल मुज़ाकरात में कोई मसाइल नहीं आए, तो मार्केट इसको भी देख रही है। फिर एक्सचेंज रेट है, फिर क्रैकडाउन और स्मगलिंग की वजह से जैसे तेल की कंपनियों की सेल अब बढ़ गई है। पहले जो है डीजल वगैरह जो है सारा ईरानी बिक रहा था, तो तेल की कंपनियों की सेल नहीं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव जब कंपनी देखती है कि उनके मुनाफे बढ़ना शुरू हो रहे हैं ये सारे पॉलिसी एक्शन से। एक और अब बात आ रही है कि शरह सूद भी शायद कम हो जाए, बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में तेजी है। अच्छा, और मुजम्मिल साहब, जब PDM की गवर्नमेंट आई तो वो ये कहकर आई कि अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, लेकिन अभी जो रिसेंटली PTI ने वाइट पेपर जारी किया है PDM की हुकूमत का, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया, तो उसके बाद हम जरूर आपसे जानना चाहते हैं कि फैक्ट्स क्या है, असल में क्या हुआ है? देखिए, अगर आपने वाइट पेपर देखना है ना तो वाइट पेपर को आप देखेंगे तो वो फैक्ट बेस्ड है। इट इज नॉट मतलब कि इनकी तरह के हमने सियासत बचाई, रियासत बचाई, ये किया वो किया। ये जो PTI का वाइट पेपर है, इट इज कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड, इट इज बैक्ड बाय डाटा एंड ग्राफ्स, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि सिर्फ 1 साल को चुनाव, ये 2013 से 2022 तक की पाकिस्तान की माशी परफॉर्मेंस का ईयर बाय ईयर एनालिसिस दिया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से 2013 से 18 में क्या क्या चीजें हुई, क्या PTI ने इनहेरिट किया और PTI फिर क्या जो है दे के गई विरसे में, और उस 16 महीने में वो जो चीजें इनके पास आई उसको किस तरीके से इन्होंने तबाह किया। तो इट्स कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, डाटा बैक बेस है।
और जो पीटीआई से आने, जिस दिन पीटीआई में बताया गया कि जिस दिन आई हुकूमत में तो पहले दिन 32 अरब डॉलर चाहिए थे और खजाने में 9 अरब डॉलर थे। और फिर किस तरीके से कोविड, उसके बाद आखिरी जो 2 साल थे पीटीआई की हुकूमत के, वो 2007 के बाद सबसे बेहतरीन साल थे। और अगर उसको और मजीद परखा जाए तो पाकिस्तान में जो जर्नैलों के दौर के बाद पहली दफा जो है ये इस तरह की आखिरी 2 साल में परफॉर्मेंस आई थी। और जब जर्नैलों के दौर होते थे तो जैसे अयूब के दौर में सीटो सेंटो था, फिर ज़िया साहब के दौर में आपको याद होगा कि अफगान वॉर थी जिसके डिविडेंड्स मिलते थे। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जो है 9/11 के बाद जो है वो जो है उसमें वॉर और टेरर में मिलते थे पैसे। तो पाकिस्तान में जब माजी में इस तरह की ग्रोथ आई तो अमेरिका का आशीर्वाद था, लेकिन इस दफा जब आई थी इनके दौर में तो अमेरिका पाकिस्तान से दूर जा रहा था और पाबंदियां लगा रहा था, आपको पता, और फिर कोविड भी था। तो वो सारी चीजें जो है बयान की गई। और फिर जो 16 महीने में पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें जो मेरे से आप पूछे हाईलाइट क्या है, 6.2% से 8.5% बेरोजगारी हो गई, 25 लाख लोग बेरोजगार हुए, 2 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे गए। और जो महंगाई थी वो तारीख के 76 साल की बुलंद तरीन जो है 38%। और जो ग्रोथ अगर कोविड के साल को निकाल दे तो 76 साल की सबसे बदतरीन। और ना सिर्फ ये, इन्होंने जो है 16 महीने में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। पीटीआई ने 40 महीने में अपनी जो है 18,500 कर्ज लिया था अरब। तो कोई चीज ऐसी इन्होंने नहीं छोड़ी कि इंसान कहे कि ये कुछ बेहतर कर दिया हो। तो ये तमाम चीजें फैक्ट बेस्ड ही है। ये अब इसका मैं समझता हूँ कि हमें इंतजार होगा पीटीएम वालों का कि वो रिस्पॉन्ड करें इसको, बात करें। बिल्कुल ये अहम है कि ज़ाहिर है अगर फैक्ट के साथ डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि बात मुल्क की हो रही है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आजम खान की वफात के बाद जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने नए निगरान वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया, जिसके बाद सूबे में आइनी और इंतजामी बहरान का खतरा टल गया। इससे पहले बाज़ कानूनी माहिरीन ये ख्याल कर रहे थे कि आइन निगरान वज़ीर आला की वफात की सूरत में उनका जानशीन चुनने के मामले पर खामोश है और इस बारे में किसी कानून के अदम मौजूदगी के बायस अदालत से रुजू करना होगा। ताहम गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने नए वज़ीर आला की तकर्री की मंजूरी देकर यह मामला बआसानी हल कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जब हम KP की तरफ निगाह करें तो गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं। वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अपने मामला चला नहीं पा रहे। इस पर बात करते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक वहीद साहब साथ मौजूद। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि ये फितरी मौत है, ज़ाहिर है बड़ा दुख भी, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें कि जो निज़ाम होता है वो चलता है और चलना चाहिए। ऐसे में मैं ज़रूर समझना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त KP में मामलात किस तरफ को हैं, मसाइल क्या क्या हैं, क्यों बेहतर नहीं हो रहे, जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त KP को फेस करना पड़ रहा है। शुक्रिया शुएब। बस इस सिलसिले का आगाज़ इस साल के जनवरी में हुआ जब यहाँ पर निगरान हुकूमत कायम हुई। तो अभी मरहूम आज़म खान साहब के करैक्टर में कोई शक नहीं है कि वो एक क्लीन करैक्टर के ब्यूरोक्रेट रहे थे। उनकी तकर्री, उनका इंतखाब भी बजा था, लेकिन चूँकि उनकी सेहत जो है वो इस साल के स्टार्ट से जब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो ये मुख्तलिफ़ हलकों से ये सवालात उठ रहे थे कि वो ज़्यादा जो सरकारी उमूर है उसमें शमूलियत नहीं करते, उनकी सेहत जो है वो कमज़ोर है। बहरहाल अभी तो उनकी फौतगी हो गई, लेकिन इसी दौरान जब काबीना का तकर्रुर हुआ तो उसमें ज़्यादातर सियासी काबीना थी। बहुत से लोग महीने 2 महीनों के दौरान ही उनकी करप्शन की खबरें ज़ुबान ज़द आम हो गई। उसके बाद उस पूरी काबीना को ही जो है वो उड़ा दिया गया और नए लोगों की तकर्री की गई। उस जब दूसरी काबीना बनी तो उसमें भी 3-4 लोग जो है वो पुरानी काबीना से दिए गए। उनमें मुशीर सेहत, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर क़ानून वगैरह शामिल थे। अभी ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि निगरान हुकूमत का अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अभी जो आज या कल में जो तीसरी दफ़ा हलबरदारी की तकरीब मुनक़िद हो रही है तो बाज़ वज़रा इस तरह होंगे कि वो 1 साल के दौरान तीसरी दफ़ा वो अपना हल उठाएंगे। ये इम्कान भी है कि इस काबीना में भी रद्द-ओ-बदल किया जाए। 3-4 महीने पहले ही नई काबीना आई थी और उसमें तकरीबन 90% जो वज़रा थे उनको हटा दिया गया था, नए लोग लाए गए थे। लेकिन अभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, बल्कि मुसद्दिक़ इत्तलात है कि इसमें भी रद्द-ओ-बदल होगा। तो तजर्बात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपने गवर्नेंस की बात की तो खैबर पख्तूनख्वा
गुज़िश्ता एक साल से शदीद माली बहरान का शिकार है। सूबाई हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वफाक के ज़िम्मे जो 1500 अरब रुपए बकाया है वो NFC अवार्ड की मद में, साथ ही नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में, वो उनको अदा नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो ये है कि जो PTI की साबिक हुकूमत गुजरी है उसने यहाँ पर निगरान हुकूमत के लिए जो आइंदा आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए बारूदी सुरंगें खोदी हुई है। वो इस तरह है कि जाते जाते PTI हुकूमत ने कोई 15-20 हज़ार के करीब जो असातिज़ा थे उनकी अपग्रेडेशन कर दी थी। उसकी वजह से भी 4-5 अरब रुपए सूबाई ख़जाने पर माली बोझ पड़ा। इस तरह सेहत कार्ड का जो सिलसिला चला रहा था कि उसको मुस्तकिल उसके लिए माहाना की बुनियाद पर 2 से 3 अरब रुपए दरकार होते हैं, उसका इजरा भी हो रहा था। तो वो मामला भी अभी काफ़ी हद तक रुक गया है कि बहुत से अस्पतालों ने, सरकारी और निजी अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे का सिलसिला बंद कर दिया है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। इसके अलावा बात की जाए जो MTI नीम खुद मुख्तार अस्पताल है उनको भी पैसे नहीं मिले। उनके मुलाजिमीन को सेहत कार्ड तो छोड़े कि जो मुलाजिमीन है उनको भी गुज़िश्ता महीने जो है वो अच्छा तारिक साहब, ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी जगह पर है और जिस तरह आप जी बिल्कुल जिस तरह आप ओवरऑल सिचुएशन बता रहे हैं कि माली बहरान का शिकार है ये सूबा, तो सूबे में इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से क्या फिजा है, क्या क्या खबरें आपके पास हैं? नून लीग क्या बाकी सूबों की तरह KP का भी रुख कर रही है अब? देखिए अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो नून लीग तो पंजाब की सतह पर या एक दो बड़े जैसे कहते लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नून लीग का वजूद ही नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम सियासी सरगर्मियों की बात करें तो इस वक्त 2 जमातें जो है वो या 3 हम कह सकते हैं कि इसमें एक अवामी नशर पार्टी है जो काफ़ी हद तक मुतहरिक है, बल्कि NP ने खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर अपने जो उम्मीदवार है कौमी और सूबाई असम्बलियों के उनकी नामजदगी भी कर दी है काफ़ी हद तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि PTI पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक की जमात है वो काफ़ी मुतहरिक है। अगर वो कोई काबिल ज़िक्र जलसे तो नहीं कर सकी है लेकिन सरगर्मियाँ उनकी जारी है, मुख्तलिफ अज़दा के दौरे किए जा रहे हैं, कार्नर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या वोट बैंक भी है उनका? जमात इस्लामी या JUI? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक उनकी जमात का फोकस जो है वो इलेक्टेबल्स पर है। जो मुख्तलिफ अजला में इलेक्टेबल्स थे मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ औकात में, और ज़ाहिर है ये तो फिर अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में चीज़ें सामने आएंगी किस पार्टी को कितने वोट मिलते। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी सेहत कैसी है, हम बिल्कुल फिट हैं या खुदा न ख्वास्ता हमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये राज हमें हमारे नाखून भी बता सकते हैं। नाखून? हाँ, कि आपके नेल्स का क्या टेक्सचर है, इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, नाखून टूट रहे हैं तो क्या मसला है उसके ऊपर। अक्सर लोग कहते हैं कि नाखूनों के ऊपर सफेद कलर के धब्बे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे नाखून ठीक है? वो क्यों? वो डॉक्टर साहब बताएंगे। अच्छा। मैं थोड़ी बता सकती हूँ। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि नेल्स से आप किन किन बीमारियों का पता लगवा सकते हैं, कौन सी तब्दीलियां हैं जो कि बाज़ औक़ात किसी खतरे की अलामत भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। और आप भी हमें कॉल जरूर करें अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स, अब जानबूझ के नेल्स खुरेद के उनमें जख्म नहीं करना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंज हो रहा है या आप जानना चाहते हैं तो आप आज हमें कॉल कर सकते हैं। इसी पे बात करेंगे डॉक्टर रूबिया उस्मान, फैमिली फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड, थैंक यू। ये वाकई पता चल जाता है सिर्फ नाखून देखकर? कह दें हाँ, कह दें हाँ, कह दें हाँ, मैंने बड़ा लंबा इंट्रो दिया। नो, द नेल्स विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ क्लूज कि भाई समथिंग्स राइट समथिंग्स रॉन्ग। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात की वो बहुत ज़रूरी थी कि अब खुरेद के बिल्कुल क्रेजी ना हो जाएंगे। जी इज देयर समथिंग रॉन्ग, इज देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ मिल नहीं रहा। ये थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होता है ये। ओके, आप बताएं कौन कौन सी बीमारियां जो नाखूनों से उसका अंदाज़ा होता है? सो द कॉमनेस्ट वंस जो आता है कोई क्लिनिक में, तो हम जब नाखून देखते हैं और हाथ देखते हैं तो वो एनीमिया है। सो एनीमिया इज समथिंग वी कैन डायग्नोज ऑलमोस्ट लुकिंग एट यू एंड लुकिंग एट योर नेल्स इन योर जनरल हेल्थ। थायराइड इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं, वो भी बिल्कुल आप नाखून देखें किसी के आपको पता चल जाता है। एक्जिमा जो कि स्किन की एक्चुअल प्रॉब्लम है बट इट मेक्स चेंजेस इन द नेल्स एज वेल। सोराइसिस भी इसी तरह है। कुछ लोग होते हैं जिनको सोराइसिस एक्चुअली जोड़ों का होता है, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि सोराइसिस इज कंडीशन ऑफ द स्किन ओनली, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि समटाइम्स पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपको शायद सिर्फ जोड़ों का दर्द हो उसका, और आप यंग हो तो आप मेरे पास आएँ और आप मुझे नाखून दिखाएं, देन आई माइट बी लाइक एक्चुअली यू नो व्हाट, योर जॉइंट्स आर देयर, दैट्स द प्रॉब्लम, लेकिन आपके नाखून में भी कुछ साइंस हैं, सो कुड दिस बी सोराइसिस रियली?
तो वो इस तरह पर आपको क्लूज मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा आम लोगों के हिसाब से अगर बात करें, जो कॉमन हम चीज देख रहे होते हैं, वो कहते हैं जी नेल्स के ऊपर वाइट धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा मजे की बात है, मुझे पता था आप ये पूछेंगी। हाँ। और ये एक वाहिद चीज है जिसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। मैंने बाद में कल रात को लिटरली मेरा मैसेज में यही पढ़ रही थी कि मुझे किसी तरह आराम से एक्सप्लेन करना है कि वो वाइट धब्बे क्या करते हैं। अच्छा हर बताइए, लोग कहते कोई कहता है, अच्छा खुद से हम डॉक्टर खुद भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो हम ये कह रहे थे जी हमें पता है कैल्शियम की कमी हो गई है, किस चीज की, बाकी ऐसा होता है? No, that is not the case. I will say this here. So basically आपके नाखून ग्रो करते हैं very very slowly in our lifetime. So you'll be shocked to know, अगर आप कोशिश करें गेस करने की, we actually our fingernails grow something like 1 to 2 millimeters in a month. So that's like very slow. 3 to 4 at most करेंगे अगर healthy young हैं आप, और एज के साथ साथ ये प्रोसेस स्लो होता है। अगर कोई इंजरी होती है, कोई इंसल्ट होती है, कोई ट्रॉमा होता है, कुछ भी होता है नाखून के साथ, वो ग्रो करना बंद कर देता है। तो ये वाइट धब्बा बन जाता है। अब वो इस तरह ट्रॉमा नहीं किसी ने हथौड़ी रख के मारी आपको, इट कैन बी स्टफ दैट यू फॉरगेट कि आप जा रहे थे, आपने कहीं हाथ मार दिया, आपको याद ही नहीं रहा। तो ये कैल्शियम की कमी नहीं, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल स्टार्ट में येलो से सेमी सर्कल होता है, अब उसी की बात कर रही हैं? नहीं, सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज लाइक वाइट स्पॉट्स। आप उसकी बात करें, सेमी सर्कल वाइट कलर का हर नेल के एज पे होता है, वो नेचुरल है, नेचुरल है। तो इसके बाद अब जिसके भी नेल्स के ऊपर उस तरह के वाइट धब्बे हैं, तो प्लीज कैल्शियम की गोलियां खाना बंद कर दें, जबरदस्ती इलाज बीमारी बना के इलाज करना बंद कर दें खुद से। लेकिन जर्नल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके नाखून जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करें, आपको बता रहे हैं कि दिस समथिंग नॉट राइट इन योर बॉडी, तो वो बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपना ख्याल रखना है। तो आपकी बॉडी आपको क्लूज दे रही है, आपको बता रही है बार बार, यू स्ट्रेस्ड आउट, यू नॉट गेटिंग गुड स्लीप, यू नॉट गेटिंग गुड नरिशमेंट। तो ये भी आपको क्लू, आपका भी पिछला सेगमेंट फिटनेस के बारे में था, तो दिस इज वन ऑफ द क्लूज अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। बिल्कुल। इफ यू आर नॉट हेल्दी एंड फिट, योर नेल्स विल स्टार्ट गेटिंग ब्रिटल, टूटना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो जो कुछ स्पेशली खवातीन अगर वो नेल्स बड़े कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि जी बड़े ही नहीं हो रहे, टूट जाते हैं फौरन, वीक हैं। वो वीक इसलिए है कि वो उनका खाना पीना ठीक नहीं है? मोस्ट लाइकली ग़िज़ा की कमी एक कॉमन थीम है, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, हम लोग बहुत हेल्दी खाते नहीं हैं, व्हिच इज रियली द ट्रूथ। क्योंकि मैं आज सुबह बैठी अपने बारे में भी रिफ्लेक्ट कर रही थी कि हाउ हेल्दी डू आई रियली ईट, नॉट रियली, एंड आई एम अ डॉक्टर, तो आम आदमी के बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर भी है गुजरांवाला से, मुनीर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे ना बाएं हाथ के अंगूठे पे 2 लकीरें हैं। बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पर 2 लकीरें हैं? जी, हल्की ब्लैक है, ब्राउन। किस कलर की है? ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक एंड ब्राउन। अच्छा, ये आपको पैदाइश से हैं या कुछ अरसे के बाद हुई, या इज इट समथिंग न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू है? सॉरी? तकरीबन 2-3 साल से। 2-3 साल से हुई है। तो कॉमन चीज़ें बीइंग कॉमन, अच्छी बात ये होती है जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बाद में लेटर ऑन आती हैं और नहीं होती हैं, वो कोई बहुत ख़तरे की इलामत नहीं होती है, विच इज़ रियली रीअश्योरिंग। तो जो चीज़ें आपकी 2-3 साल से चल रही हैं, तो खुदा ना करे अगर ये कोई बहुत ही सिनिस्टर पैथोलॉजी होती है, जैसे कि कैंसर जिसकी हमें टेंशन होती है, तो ये आप काफ़ी कबाड़ा कर चुका होता। लेकिन पिगमेंटेशन जो लीजन्स होती हैं वो चेक करानी ज़रूरी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लिनिक में मारूफ में हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होता है, डर्मोस्कोप जो कहलाता है, तो हम नेल्स को माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपको आया चोट लगने की वजह से थोड़ा सा ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो गया जो पिगमेंट कर रहा है, या आपका जो है ये कोई समथिंग मोर सीरियस। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आई हैव टू स्ट्रेस टुडे, अगर आप कुछ सब कुछ भूल जाए, कोई चीज़ अगर डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही है, जो अच्छा डॉक्टर है वो ये बताना आपको समझ सकता है कि मैंने किस पॉइंट पे इसका मजीद टेस्ट कराना है। सो इफ आई सॉ दिस पेशेंट इन क्लिनिक, अगर आप मेरे पास क्लिनिक में आए तो मैं आपको दिखूंगी और मैं थोड़े से सवाल करने के बाद ये फैसला मैंने करना जरूरी है, अगर मुझे समझ नहीं आ रही क्या डायग्नोसिस है, कि इसकी बायोप्सी करनी है कि नहीं करनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अ लॉट ऑफ द डॉक्टर्स आर बॉग डाउन बाय द फैक्ट कि वी हैव टू डायग्नोज, बस अभी कोई डायग्नोसिस बना के मरीज को दे दो, सर्टिफिकेट दे के घर भेज दो, वो जरूरी नहीं होता। जब हम जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं तो मैं ट्रेनिंग में भी यही समझाती हूँ, नॉट नोइंग इज फाइन, but not knowing what to do is not fine. Yes. Exactly. So that's the thing. अच्छा जी, मिसेस बंगश हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है, उसके नाखून ना फंगस से पाँव के नाखून बहुत ख़राब हो गए, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जाके डॉक्टर से चेक करा ले। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि वो फंगस है, उसका इलाज क्या करेंगे? क्लिनिक में आए आपके पास के। जी डॉक्टर रूबिया। तो मिसेस बंगश, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि इस बीमारी को पाले नहीं।
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स थिंक कि फंगस है, बैठे रहते हैं, साल गुजर जाते हैं, एंड देन बाय द टाइम वो डॉक्टर के पास आते हैं तो वो 5, 6, 7, 8 नाखून होते हैं, सारे के सारे नाखूनों में कबाड़ा मचा होता है। सो डोंट डू दैट, ये ना करें प्लीज, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। दिस इज टोटली एंड कंप्लीटली क्योरेबल। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये कि इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है। तो जैसे अगर मैं आपको कोई नुस्खा बता भी देती हूँ तो वो नुस्खा इस तरह नहीं है कि आप ब्लाइंडली खाते रहें, मुझे आपको गाइड करना है कि आपने बहुत अहम है। यस, वो पूरी आप पहले हिस्ट्री लेंगी, फिर आप गाइड में। एक और कॉलर है शुमाइला टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी शुमाइला, क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने नेल्स के बारे में बात करनी थी। मेरे नेल्स जो हैं बड़े बारीक हैं और बहुत कच्चे नेल्स हैं, जैसे कच्चे नेल्स होते हैं ना, इस तरह के हैं। और जो फिंगर टिप्स हैं उसकी दोनों साइड से मेरे नेल्स जो है ना वो उखड़े हुए हैं। थोड़े से बढ़ते हैं तो उखड़ जाते हैं और टूटते हैं। सॉरी, दोबारा बोलिए। काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं ना, साइडों से काले हो जाते हैं। तो ये केस है ब्रिटल नेल्स का। आप घर के काम काज करती होंगी? काम काज तो करती हूँ। पाँव के नेल भी ऐसे ही हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यानी ये जो अब जैसे ये मेरे फिंगर टो हैं, इनके जो साइडों के कॉर्नर हैं वो काले हो जाते हैं। दो चीजें इसमें, पहली बात तो ये कि जो लंबे भी नहीं रखती नेल्स, मेरे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे ठीक है जी, लंबे नेल्स नहीं है, छोटे नेल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हाथ और पाँव दोनों के नेल्स ब्लैक हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा आपने हिस्ट्री का पॉइंट बताया कि बोथ हैंड्स एंड फीट, बिकॉज़ देखिए ना, दीज आर द टाइनी क्लूज द पेशेंट हैज टू गिव अस। तो अगर सिर्फ हाथ इन्वॉल्व हो रही हैं तो देन इट्स अ लिटिल बिट इजियर फॉर मी। आई विल टेल यू कि दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर यूज। आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, डिटर्जेंट है, जो डिटर्जेंट्स आर वेरी हार्श। हमारी स्किन, कपड़े जो है इतना वो तबाह कर देते हैं, तो आप सोचें आपकी स्किन के साथ करते क्या होंगे, विच इज सो मुलायम एंड दिस शुड बी लाइक रियली नेचुरल। तो डिटर्जेंट्स आर रियली हार्श फॉर योर नेल्स एज वेल। लेकिन पाँव के नेल्स आपने बता के ये किया है इंकशाफ कि बेसिकली दिस इज समथिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम विद इन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी डाइट का चेक कराना, अगर आप मेरे पास आएंगी तो मैं कुछ स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट कराऊंगी। देखिए, विली नीली टेस्ट कोई डॉक्टर नहीं कराता, एटलीस्ट डेफिनेटली नॉट मी। मेरी ट्रेनिंग ने मुझे जो एक बात सिखाई है, मैं सिर्फ तब टेस्ट कराती हूँ जब मुझे पता हो कि मैंने उसके रिजल्ट के साथ करना क्या है, वरना खामखा हमें हवा में फायर नहीं करना होता। तो B12 आपका चेक होना चाहिए, फॉलिक एसिड चेक होना चाहिए, आयरन चेक होना चाहिए। ये दिस माइट जस्ट बी अ क्लू कि आप में इन चीजों की कमी है, किसी की कमी होगी और वो पूरा करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपने इस दौरान बात की ना कि डिटर्जेंट्स आर वेरी हार्श फॉर स्किन। अब ये तो रूटीन है जी, घर में हमारी माएँ बहनें जिस तरह से या कोई भी अगर बर्तन धो रहा है या कपड़े धो रहा है, अगर हाथ से धो रहा है, अब बर्तन हो या कपड़े हो, वो डिटर्जेंट है या सोप है या कोई और लिक्विड है, वो तो खराब करेगा आपके हाथों को। जी, और ये इतने उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं, बिकॉज देखिए ना, दीज आर मेंट टू स्ट्रिप ऑफ ऑल दोस डिब्रीज, ऑल दोस स्टेन्स। तो हमारी स्किन तो इतनी नेचुरल और इतनी ना करें डॉक्टर रूबिया। आज सेगमेंट देखने वाले लड़कियों ने कहना है हम नहीं बर्तन धो रहे, हमने नहीं धोना बर्तन, अब क्या करें? ग्लव्स, देखिए ग्लव्स, कोरोना वायरस का ये फायदा हुआ है कम से कम कि हमारे यहाँ मास्क और ग्लव्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। तो मेक यूज ऑफ थिंग्स दैट यू हैव एट होम। अगर आपके पास कॉटन की दस्ताने, आप पहले नीचे वो पहने, क्योंकि काफी लोगों को वो रबड़ के दस्ताने नहीं पसंद, उसमें स्मेल हो जाती है, वो और उनको फील होता है जैसे घुटन हो रही है। तो आप पहले कॉटन के दस्ताने पहन लें, फिर आप अपने रबड़ ग्लव्स पहन लें। बर्तन धोएं, ये बड़ा जरूरी है। कपड़े धोएं जी, ग्लव्स पहन के धोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नेल्स बढ़ाने का बड़ा शौक होता है, एक तो टूट जाते हैं, ये भी मुझे बताइएगा कि बीच से नेल्स, एक तो है कि लंबे नेल्स हैं वो टूटना चले, इट्स नॉर्मल कि कहीं लग के टूट गए, लेकिन दरमियान से नेल्स क्यों टूटते हैं ये बताइएगा। और दूसरा, कुछ लोग जो होते हैं नेल्स बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो लगा लिए, वो पीले पीले नेल्स निकल आते हैं उनके, लेकिन क्या इसका भी कोई फायदा होता है? अब ये घरेलू, मुझे इतना शौक नहीं है नेल्स बढ़ाने का, नॉर्मल नेल्स। एक लहसुन और एक अनियन, बोथ ऑफ दीस आर सो पॉपुलर, पीपल विल ऑलवेज आस्क मी अबाउट दिस। तो मैं अब एक पेट सेंटेंस बोलूंगी जो मैं हर शो में बोलती हूँ कि देखिए, डॉक्टरों से टोटकों के बारे में ना पूछा करें, डॉट के खुद अपनी अम्मी से जाकर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अम्मी मुझे कोई टोटका बता दे प्लीज, मेरे बाल गिर रहे हैं। सो डॉक्टर जो है वो आपको ये बता सकता है कि आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, टोटकों का उन्हें कुछ नहीं पता होता, बिकॉज उसकी रिसर्च नहीं हुई। नहीं, ये कि क्या इनसे कोई नुकसान भी होता है या फिर बाकी फायदा भी होता है? नहीं, सो लकीली द गुड थिंग इज जो टोटके मेजॉरिटी जो पाए जाते हैं, दे आर क्वाइट सेफ इन द सेंस कि दे वोंट हार्म यू। हो सकता है कि आपको फायदा कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन आपको नुकसान नहीं देंगे। बट जो ज्यादा जरूरी चीज है वो ये एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी। ठीक हो गया। एक और कॉलर है हुमैरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे नाखूनों में ब्राउन कलर की लंबी लंबी लाइनें आ रही हैं दाएं हाथ में, और पाँव के नाखूनों में भी हैं थोड़ी थोड़ी, तो वो पूछना चाह रही थी कि किस चीज़ की अलामत है।
तो हुमैरा, इट कैन बी वन ऑफ टू थिंग्स। एक तो कुछ फंगल इन्फेक्शंस जो हमें पता है सबको कि वो पीला पीला सा कर देती है नाखून, वो तो कॉमन चीज़ है। लेकिन देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ फंगाई जो आपकी एक्चुअली कलर चेंज जो है ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंटेशन लाते हैं, इवन ब्लूइश डिस्कलरेशन लाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप ये जाके चेक करा लें, ताकि इसका फिर हम एक सिंपल सा टेस्ट है, इतना महंगा भी नहीं है और इस क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेल क्लिपिंग कहलाता है, तो वो बता देता है कि आपको फंगस कोई है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को, खासतौर पर हमारी एथनिसिटी में, हम एशियंस हैं, हम लोग अगर आप देखें तो वैसे पैदाइशी काले हैं, तो हम थोड़ा पिगमेंट ज़्यादा करते हैं। तो since our skin pigments more, तो इस तरह our nails are also, they have skin under the nails, तो वो भी ज़्यादा पिगमेंट कर सकती है। तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती अगर आपको लॉन्ग टर्म ये चीज़ है। हाँ, इफ समथिंग्स न्यू, कोई नई हुई है, कोई चोट नहीं लगी है, एक हाथ पे एक नाखून पे है, दैट कैन बी a little bit worrying. Now this, like for example the pictures that we are looking at now, ये ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन की अलामत है, क्योंकि आपकी नेल की देखें आप बिल्कुल इंटेग्रिटी खत्म हो गई है, स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, कलर इज नॉट द ओनली इशू, इट्स ब्रेकिंग, डबरी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ये लाइनें इतना मसला नहीं है। Now these lines are natural lines. This is very very bad acrylic nails की वजह से प्रॉब्लम हुआ है ये। ओके, जो नेल आर्ट कराया जाता है। एक लास्ट जुमला आपका जरूर चाहेंगे, वक्त बड़ा कम है। ये जो गोलियां खाई जाती हैं, ओरल मेडिकेशन फॉर हेयर एंड नेल्स, ठीक होती हैं? So they will help you to some degree because they're multivitamins, provided that they're from a good company, legit company की और अच्छी दवाइयाँ हैं, तो they will help you to some extent. लेकिन it's not a quick fix. जैसे मैंने आपको बताया कि our nails are growing at 1 to 4 millimeter per month. एक महीने में इतना सा मिलीमीटर पाँव का ग्रो कर रहा है और 2-4 मिलीमीटर हाथ के कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट ना हो, ये नेचुरल है। तो आपको दवाइयाँ भी 3 से 4 महीने में आपको बताएंगी कि आर दे वर्किंग और नॉट। बिल्कुल ठीक, तो जल्दबाजी नहीं करना। करें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। आज मेरा एक सवाल है और मेरा सवाल है आपसे और बहुत सारे मर्दों से भी। पहला सवाल आपसे है। मुझे ये बताएं कि घर के काम करते हैं आप? अच्छा, कितना करते हैं? थोड़ा सा। ये जो आपकी खामोशियों से सब बता दिया। ज़ाहिरा आपकी फिर बेगम करते हैं। बेगम जब काम करती हैं तो आप कितनी उनकी तारीफ करते हैं या उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं कि आज बेगम तुमने सारा दिन घर को संभाला है और मैं घर में एंटर हुआ हूँ और मुझे अच्छा जो घर नीट एंड क्लीन और हर चीज़ ऑर्गेनाइज नजर आ रही है, ये आपकी वजह से है? और जी, हम ऑन एयर कहते हैं जो कुछ है उनकी वजह से है जी। ये तो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन शोएब ऐसा होता है कि बहुत सारी खवातीन को, ज़ाहिर है ज़्यादातर हम ये देख रहे होते हैं कि उन्हें इस चीज़ की शिकायत होती है कि उनके जो शौहर हैं वो उनको उनके घरेलू काम नज़र नहीं आते। जो खवातीन पूरा दिन काम कर रही होती है उनकी कोई अहमियत उस तरह से नहीं नज़र आ रही होती उनको, और घरेलू जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियां उस तरह से समझा नहीं जा रहा होता, क्योंकि हर चीज की हुई मिल जाती है। लेकिन एक दिन बेगम अगर घर नहीं होती तो फिर पता चलता है कि लग पता जाता है कि कितनी चीजें बगैर कुछ कहे, बिना किसी मुआवजे के वो पूरा दिन काम कर रही होती है। मैं बात कर रही हूँ होम मेकर्स की, उन खवातीन के हवाले से आज बात करें। लेकिन ऐसा क्यों है और मर्द हजरात क्यों एक्नॉलेज नहीं करते और खवातीन को ये शिकायत क्यों होती है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ टीवी आर्टिस्ट गुलराना साहिबा मौजूद है। गुलराना साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा, क्या ये खवातीन की शिकायत बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है? ऐसे ही होता है कि मर्द ज्यादातर उनके काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते? बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल आपने असल में गलत इंसान से सही सवाल पूछ लिया। गलत सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हमें खवातीन, मैं भी खातून हूँ, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया कीजिए। मर्द हजरात, मैं किसी की फेवर करती हूँ और बेजा फेवर, लेकिन हमें चाहिए हमारी खवातीन जो है वो काम करके वो कोई ऐसा रोना धोना डाल देती हैं, वो सर बांध लेती हैं, कोहंडिया। मैं नहीं समझती घर के काम को या किसी भी काम को अगर आप दिल से और प्यार से करें और ये सोच के करें कि ये हमारी ड्यूटी है, इसकी हमें किसी से तारीफ या कुछ ऐसे नहीं करनी, तो मेरा ख्याल में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि चाहे मर्द हजरात हो चाहे खवातीन हो, मर्द होगा तो वो आप जरूर इस वक्त खवातीन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ कहती चलूं, मर्द होगा तो वो कहेगा ओहो मैं बाहर से थक के आया हूँ, मेरा तो काम ही है, तुम क्या काम करती हो? खवातीन कहेंगी लो आप घर बैठे खाना पकाएं, फिर आपको पता चले। ये एक दूसरे के जो ब्लेम गेम हमारे घर में चलता है ना, प्रॉब्लम वहां आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को, अगर सब तहम्मुल से अपना काम करें, खवातीन अपने शौहरों को या अपने भाइयों को या जिनको भी जो भी उनके साथ हैं उनको अप्रिशिएट करें, और मर्द हजरात अगर खवातीन को अप्रिशिएट करें
क्योंकि काम काम है, वो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन खवातीन से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज प्लीज अपने काम को अजाब ना बनाए, जो मैं देखती हूँ आम हालात में। कि उस काम से प्यार करें। और आपने चूंकि बहुत से ऐसे किरदार भी निभाए हैं, वो बहुत सख्त अम्मी भी हैं, वो कभी बहुत सख्त सास भी हैं, कभी कोई बहुत केयरिंग सास भी है, बहुत केयरिंग अम्मी भी हैं, तो बहुत से कैरेक्टर्स भी आपने चूंकि निभाए हैं, लोग बड़ा रिलेट भी कर रहे होते हैं। ऐसे हम जरूर चाहेंगे, बहुत से लोग प्यार करते हैं आपसे, हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई आपसे बात इस वक्त करना चाह रहा है, या हो सकता है कोई खातून ने कहना चाहती हो कि मेरे तो शौहर बिल्कुल मेरे काम की तारीफ नहीं करते, तो हो सकता है कि आप उन्हें कोई अच्छा मशवरा दे के उन्हें जरा बिल्कुल काम डाउन कर सकें। तो आप सब हमें कॉल भी कर सकते हैं गुलराना से बात करने के लिए। और गुलराना मैं जरूर सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, तुमने मेरी क्या सबकी बात आसान कर दी कि कभी आपका ये कैरेक्टर होता है, कभी आपका ये कैरेक्टर होता है। तो सोचना चाहिए कि ये कैरेक्टर मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि दुनिया में भी मुख्तलिफ लोग हैं, दुनिया में ही तो मुख्तलिफ लोग हैं, तभी तो हम मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हैं। अगर दुनिया में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ दिमाग ना हो तो इसी तरह चीजें वेरी करती हैं। एक दूसरे को समझना चाहिए। बात काम की नहीं है, बात समझने की है। हम एक दूसरे को दिमाग को पढ़ते नहीं है, हम एक दूसरे को समझते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि जी हमारे शौहर या हमारे भाई या मर्द हजरात जो है वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते। आप देखें तो सही, पता चले अगर मर्द काम से आया और वो थका हुआ, आप उस वक्त अपनी लिस्ट लेके बैठ जाए कि देखे मैंने ये किया, मैंने वो, उसको अच्छा भी लग रहा होगा तो उसको उस वक्त सब जहर लग रहा होगा, वो कहेगा आप चुप कर जाओ इस वक्त, जो भी है, या वो कहेगा अभी तो मैं आया हूँ। तो मैं समझती हूँ वो जो एक मसल मशहूर है ना कि मियाँ बीवी जो है वो पत्नी क्या वो पहिए होते हैं, गाड़ी के दो पहिए, तो मिलकर चलना, बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन पता है इसमें एक चीज ये भी है, शायद बहुत सारी खवातीन रिलेट कर सकती होंगी, कहीं ट्रक का टायर लगा लेते हैं, बहुत सारी खवातीन एक स्कूटर का टायर लगा लेंगे तो कहाँ से मिलके चलेंगे। ऑब्वियसली साथ चलना बड़ा जरूरी है, तभी तो चलना जरूरी है। व्हील बैलेंसिंग बहुत जरूरी है किसी भी गाड़ी के लिए, इसी तरह शादी के बहुत जरूरी है। तो अपनी गाड़ी को व्हील बैलेंसिंग के लिए भेजे पहले, उसके बाद एक दूसरे शादी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा ऐसे में आप लोग कहेंगे कि मौजू कुछ और था, बात कहीं और चली। नहीं मजा आ रहा है। अब इसमें गुलराना साहिबा मैकेनिक कौन है? अच्छा मैकेनिक ढूंढे, और अगर कोशिश करें कि थोड़ा बहुत गाड़ी को खुद भी देखना है, ये नहीं कि टायर पंक्चर हो गया तो सड़क के दरमियान में तो गाड़ी ना चलाएं, इससे बेहतर मैं समझती हूँ आपको गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको उसका थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि आप जो है वो चीजों को कैसे लेके चलें। तो काउंसलिंग भी बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल। अच्छा गुलराना साहिबा, अक्सर खवातीन ज़ाहिर से रिलेट भी कर सकती होंगी, शिकायत उनकी इस वजह से भी होती है कि उनके काम कोई समझता नहीं है। देखिए अगर मर्द की आपने बात की ना, मर्द अगर घर आता भी है, वो मर्द आकर मतलब उसके काम को काम समझा जा रहा होता है कि मर्द थका हुआ आया बाहर से, क्योंकि वो ऑफिस के काम से गया हुआ था, वो अर्न करके आ रहा है। लेकिन खवातीन ये कहती है कि पूरा दिन, बल्कि उनकी तो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो उनके काम को कोई काम नहीं समझता। ऐसा नहीं कि हर वक्त अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन उनकी ये डिमांड जरूर होती है कि उनके काम को भी काम जरूर समझा जाए, एक्नॉलेज तो किया जाए। ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सबीन, बिल्कुल सही बात है। मैं समझती हूँ, देखिए मैं खुद अब कहेंगे कि हम लोग वर्किंग वुमेन हैं, और लेकिन जो घर का काम, मैं बाहर जाके काम करना, अब इसको कोई और तरह से ना ले ले, बाहर में कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने दोनों चीजें निभाई हुई हैं, बाहर जाके काम करना घर को संभालने से कहीं आसान है, लेकिन प्रेफरेबली कि घर को अच्छे से संभाला जाए। घर संभालना तो इतना बड़ा काम है, अगर बच्चे और घर कोई खातून अच्छे से संभाल लेती हैं तो वो मैं समझती हूँ कि किसी भी, अगर आपका घर संभला हुआ होगा, आपके बच्चे संभले हुए होंगे, तो शौहरों को ये समझना चाहिए कि जब अगर आप कूड़े कबाड़ से निकल के काम पे जाएंगे तो आप मेंटली बिल्कुल ऐसी। और ये राना साहिबा, गुलराना साहिबा, ये आज की मैं कहूँगा कि दैट स्टेटमेंट ऑफ द डे कि बाहर काम करना घर में काम करने से बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ। अच्छा एक कॉलर भी है कौसर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है।
आप हमें कॉल करें, थोड़ा सा इंतजार जरूर करें कि जरा बात मुकम्मल होती है तो फिर हम आगे से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ठीक है। अच्छा गुलराना साहिबा आप बताएं, अच्छा वैसे आपके इर्द गिर्द खवातीन आपको ऐसी नजर आती है कि आपके पास कभी आती हो, ज़ाहिर डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आपने निभाए, और वो किस किरदार को सबसे ज़्यादा पसंद भी किया गया है, और ओवरऑल क्या खवातीन आपके पास आती है कभी बात करती है जी हमारे काम को कोई काम नहीं समझता और हमारे जो शौहर हैं वो हमारी तारीफ नहीं करते? भाई माफ करना सबीन, तुम तो लड़की हो तो लेकिन है तो हम सब वुमेन ना, ठीक है, खवातीन है हम सब जी। माफ करना मुझे, मैं ऑन एयर कह रही हूँ, हमारी खवातीन की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मैंने मैक्सिमम ये देखा है, मैं जिस जमाने में इलेक्शन लड़ रही थी मुझे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग शूट पे जब जाते हैं तो वही लोग गिन चुन के हमारे कल परसों होते हैं। लेकिन जब आप वास्ट एरिया की तरफ जाते हैं तो जब आप लोगों से मिलते हैं, जब मेरी मुख्तलिफ खवातीन से मुलाकात हुई तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमारी खवातीन के अंदर शिकायत का कोई बहुत ही कोई कहीं, मैं समझती हूँ कि एक खाना जो है ना वो भरा हुआ है शिकायतों से। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आती ये। तो खवातीन को चाहिए कि, बल्कि खवातीन को नहीं, लेट्स से लाइक दिस, मुझे मेरे वालिद ने एक चीज सिखाई कि हर शख्स अगर अपने काम को ड्यूटी समझ, अगर कोई, हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम लोग जो है वो हम कहते हैं कि हमारे हुकूक, हम फराइज को भूल जाते हैं, लेकिन हर शख्स इसमें सब है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द, हर शख्स अगर अपना फर्ज अदा कर दे तो किसी को अपने हक के लिए चीखना ना पड़े। बेशक हम अपने हक की बात तो करते हैं, फर्ज भूल जाते हैं। कौसर की दोबारा कॉल आ गई है, गुलराना साहिबा भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूंगी कि जो घर के मर्द हैं वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते कि हम इतना काम करते हैं, सुबह से लेके आधी रात तक बच्चों के साथ खपते हैं, काम ढेर सारा करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं कि हम सारा दिन घर में जैसे फारग होते हैं। हाँ अक्सर ये होता है ना कि तुम तो घर बैठी हुई थी, तुमने किया क्या है सारा दिन? अक्सर बच्चे कह देते हैं अम्मी आपने किया क्या है? गुलराना साहिबा आप इनको मशवरा दें, वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। उसको कहें, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाए। एक और कॉलर है जी, अब्दुल मतीन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप एक्नॉलेज करते हैं खवातीन के काम को, जिस तरह घर उनसे है, घर चलाती वो हैं, घर बनाती वो हैं, संवारती वो हैं? जी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे कि खवातीन घर के सारे काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई घरों के अंदर खवातीन हैं वो उनके बच्चे वगैरह, वो मेड्स वगैरह संभालती हैं, घर के काम जो है नौकरानियां करती हैं और वो ज्यादातर सस्ताती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी गुलराना साहिबा, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। नौकरानियां वो भी तो खवातीन है। अगर एक खातून ने नहीं किया तो दूसरी खातून ने, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्या टसल है, ये टसल ही क्यों है कि तुम ज्यादा काम करते हो या मैं ज्यादा काम करती हूँ? ट्रू। इसका कहना, इसका मानना ये है आप लोग क्यों एक दूसरे के बैरी जिसको कहते हैं हो गए हैं, ये जो एक दूसरे का, माफ कीजिएगा मैं आई ऑलवेज सी द बॉटम लाइन, इसमें काम मैटर नहीं करता। ये एक दूसरे को अगर आप अप्रिशिएट हमेशा से करते हैं तो वो चाहे काम हो चाहे कुछ और भी हो, तो वो ये एक दूसरे से ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कम्युनिकेशन गैप है, ये और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये काम की तो बात ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बस तुम ज्यादा काम करते हो या मैं, तुम थक गए या मैं थक गया, होना ये चाहिए कि एक दूसरे के साथ। सबीन ये टॉपिक ही गलत है, ये ऑनेस्टली मैं मजाक के अलावा बात कर रही हूँ। हम लोग इस बात को समझना भूल गए हैं कि हमारा ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये हमें इस मसले में फंसाता है। अगर एक दूसरे का आप इज्जत करते हैं, चलिए बेहतर ये लफ्ज होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, दो जेंडर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, दो जेंडर का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन हो, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। टाइम इज टू शॉर्ट टू हेट समबडी। एब्सोल्युटली। ये हेट्रेड आपका बिहेवियर होता है कि आप किसी के काम को, इसमें काम धाम कहीं नहीं है। अगर मैं लिख के दे दूं, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो तो उसका एक चाय बनाना ही जो है वो कहेगा
मैं बना देता हूँ चाय। उसमें फर्ज और हक गया, उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार बाकी बचा। अब जरा एक और बात करते हैं, हाँ एक और बात करते हैं गुलराना, ये तो जरा मौजू हुआ क्योंकि इस दौरान आपने इलेक्शन की बात भी की थी, वो 2018 के इंतखाबात, इसमें आपने हिस्सा लिया था कि 2024 में जो इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को, उसमें भी इंतखाबात में ले रही हैं हिस्सा? इस दफा इंशाल्लाह ताला देखिए मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का तो एक दफा मैंने किया, उम्मीद है कि रिजर्व सीट पे जो है वो आमद होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। What else? ठीक है। अब एक बात और, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े गौर से। अच्छा आप डांटेंगी नहीं हमें इस सवाल पे, हमें जवाब चाहिए इस पे। वो चंद रोज पहले आसिम से हमारी बात हो रही थी, हमने उनसे पूछा दुल्हन कब लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब भी डिसाइड होगा वो हमें बताएंगे। हमने कहा आज उनकी अम्मी से ही पूछ लेते हैं कि बहू कब आ रही है घर। भाई वो तो मतलब अगर बहू के आने की बात करें तो वो तो अभी पिछले दिनों आई हुई थी। नहीं शादी करके कब आ रही है? वाह भाई वाह सबीन, मतलब मुझे नहीं समझ आएगा तुम्हारा सवाल। इंशाल्लाह सून, आई थिंक शी इज स्टडीइंग, ठीक है। और अभी अच्छा हमें फिर वही बात है कि हम लोग जो है वो, मैं इकलौते बेटी की माँ जरूर हूँ, लेकिन मैं वो वाली माँ नहीं हूँ कि बेटा सेहरा कब चलेगा और ढोल कब। अरे भाई ढंग से जिंदगी को आप समझने के काबिल हो जाए तो सेहरा भी सजता है। और इंसान, ये पता है हमारे वालिद कहा करते थे कि बात की प्लानिंग ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम वो ढोल और सेहरे के उसमें जो है वो चीजें खराब कर दें। ठीक है, एक और कॉलर भी है हमारे साथ जी, लास्ट कॉलर है आलिया। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या कहना चाहती हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके प्रोग्राम में देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है कि ये जो घर के काम की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले भी अपने काम खुद किए। घर के काम मिलजुल के करना औरत को चाहिए, मर्द को अप्रिशिएट करे, मर्द को चाहिए औरत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें तो थोड़ा सा मोरल हाई हो जाता है। इसमें कोई वो उसके मरहला ना बनाया जाए कि उसने क्यों कर लिया था, मैं क्यों करूँ, उसने क्यों कर लिया था, और इसमें एक हार्मनी पैदा होती है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। एक कमेंट गुजराना आपसे लूंगा, ये देखिए मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता, लेकिन इसमें समटाइम्स हमें देखते हैं अगर शौहर काम कर रहे हैं या घर में सपोर्ट कर रहे हैं तो ससुराल जो है ना, यानी जो लड़के के घर वाले हैं वो थोड़े ताने देते हैं, तो उस पर फिर क्या किया जाए? इस चीज के ताने देते हैं क्या? ये तो जोरू का गुलाम है, बस घर के काम लगा रहता है, बीवी के जिस तरह। मेरे खुदा, देखिए एक बड़ी मजेदार सी मिसाल है, एक दो काफी सारी मिसाल है इसमें। वो ये इन लोगों को मैं वो कहती हूँ कि दाना डालें जब कुड़कुड़, ना डालें जब कुड़कुड़। ये कोई इंसान नहीं है, कोई मुर्गी की सी नस्ल है कि इनको कुछ भी हो वो कहेंगे, वो पता नहीं बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये तो लोगों का दस्तूर है जी। तो इसलिए उनको छोड़ें। ज़ाहिर है मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है अपने घर को खूबसूरती से लेकर चलें, अपने रिश्ते को प्यार से लेकर चलें। गुजराना साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। नाज़रीन वक्त हो गया ख़त्म, दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।